नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने माघ मेले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पावन त्रिवेणी में दर्शन और स्नान का सौभाग्य मिला है और इस बार 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि माघ मेले में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और वीबी जी राम जी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि नया कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत तो प्रदान करेगा, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा व्यवस्था में 100 दिन के काम और सत्यापन की प्रक्रिया में तमाम विसंगतियां थी। अब एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता यह बनाई जाएगी, साथ ही 125 दिन काम की गारंटी भी होगी। निश्चित रूप से ये वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो ये बिल पास हुआ है, मनरेगा में पहले 100 दिन का काम मिलता था और उसके पीछे बहुत ज्यादा सत्यापन करने के बाद भी बहुत सारे भ्रष्टाचार हो जाते थे। इस अधिनियम बिल लाने के साथ साथ एआई तकनीकी द्वारा और तमाम टेक्नोलॉजी के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार में रोक लगेगा। हम जल प्रदूषण और बहुत सारे ऐसे कार्यों में भी इन श्रमिकों को जोड़ेंगे और इनको 125 दिन का काम मिलने वाला है। अगर 125 दिन के काम में किसी भी तरह का कोई कमी आया, किसी किन्हीं वजह से अगर काम नहीं मिल पाया, तो उनको हम रोजगार भत्ता भी देंगे, यानी कि 125 दिन की पूरी मजदूरी देंगे। इसके अलावा हर प्रकार की उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी और गुणवत्ता वाले सारे इस काम होंगे। विकसित भारत जो 2047 तक बनाने का जो सपना है वो सपना पूरा होगा। 60 दिन जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो जाती थी, जिनके कारण भी हमारे ये कृषि में बहुत दिक्कत होती थी और उससे भी हम प्रभावित होते थे, तो निश्चित रूप से ये 60 दिन उनको फ्री मिलेगा ताकि कृषि का काम बेहतर कर सके। और सरकार का वादा है मनरेगा के सभी हमारे मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ हर प्रकार से पारदर्शी व्यवस्था देके हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम करेगा। उधर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समावेशी विकास और भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका जो दृष्टिकोण है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी कड़ी में मनरेगा को संशोधित करने का काम भी किया गया है। हम सबको जानकारी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वांगीण विकास के लिए, देश को प्रगति प्रदान करने के लिए और 2047 तक राष्ट्र कैसे विकसित राष्ट्र बने, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत के अंदर कैसे स्थापित हो, हम 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था पर आज हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था में कैसे बने, इसके लिए लगातार बहुत सारे प्रयास, बहुत सारी योजनाएं उनकी लगातार है। मीडिया के माध्यम से हम सब उसको जानते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं। गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसान को उसका उचित मूल्य का भुगतान, ये उनके एजेंडे में है और उसके कारण से उन्हीं को केंद्रित करके बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं। उसी क्रम में जो योजना लगभग 20 वर्ष से चल रही थी मनरेगा की, उस मनरेगा का संशोधन करने का काम हुआ है, परिवर्तित नहीं किया गया, उसको खत्म नहीं किया गया, उसमें एडिशन करने का काम किया गया। जब एडिशन हुआ तो उसी कारण उसका नाम भी परिवर्तन हुआ ताकि किसानों को भी उसका लाभ मिले, जो श्रमिक है उसको भी उसका लाभ मिले और जो हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, यानी गांव की कई मजबूत होगी। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो ही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। दरअसल ये कहना है कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का। दरअसल राकेश सचान ने एम्स प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर जमकर निशाना साधा है। अरे देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जिसको अधिक सीटें मिलती हैं वही सीएम बनता है, वही पीएम बनता है। तो ये लोकतंत्र है। जब कभी इस तरह से जनादेश किसी को मिलेगा तब ये परिकल्पना है, तो अभी तो सपने हैं ये।
चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। यह सरकार के प्रभाव में आकर काम नहीं करती। यह कहना है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का। विपक्ष पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने कहा कि अगर आज वे बयानों के संबंध में कार्रवाई करने का दावा करते हैं तो इसका मतलब है कि केवल ये उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम किया है। तो जनता ने पोस्टर और बयानबाजी वाला नेता बना के उन्हें हट कर रखा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्रक्रिया और वो स्वतंत्र एजेंसी है और वो सरकारें बनाती, सरकारें बिगाड़ती। अगर सरकार खराब है तो हटा दी जाती है। सरकार से उसका कोई मतलब नहीं है। हमको लगता है ये लोग सत्ता में तभी आए थे जब चुनाव आयोग था साथ, और चुनाव आयोग की वजह से ये लोग सत्ता से बाहर हुए। तो इसके मतलब अगर आज ये कह रहे हैं बयानबाजी तो चुनाव आयोग के साथ ऐसा करते रहे लोग, इससे मतलब यही साबित है ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया है कि जिनके मैपिंग नहीं है वो दस्तावेज दे दें और अपना नोटिस का जवाब दे दें, वो कंटिन्यू हो जाएगा उनका। दूसरा जिनके नाम बढ़ने हैं वो अब दस्तावेज दे दें, नाम बढ़ जाएगा, फार्म 6 भर दें। जो अगर गलत नाम जुड़ा हुआ है तो फार्म 7 का भर दें, कट जाएगा अपना आप। और ये सब ऑनलाइन व्यवस्था है। तो हमको लगता है विपक्ष को अपने एजेंटों को सिखाना चाहिए कि भाई आप 1200 वोट पर एक भी एजेंट होता है। तो इसके मतलब इनके हर बूथ पर एजेंट नहीं है कि जो 1200 वोट को ट्रेस कर सके कि गलत है कि गलत सही है, कि दस्तावेज है बाहर के हमारे यहाँ कि जिंदा है, या उनको सही कराना है। वो खाली वोट ही भर लेंगे, उसके साथ खड़े भी तो रहे। ये 70-75 साल का दर्द आज़ाद भारत में, उसके पास वैध दस्तावेज न हो, उसके पास भूमिहीन हो, आवासहीन हो, हैं जो है इंटाइटलहीन हो, तो ये तो एक अभिशाप है। उनको तो वोट ही नहीं लेना, उनको खड़ा रहना चाहिए, उसके साथ दस्तावेज बनवाना चाहिए, उसका नाम चढ़वाना चाहिए। अगर नाम गलत बढ़ गया है तो फार्म 7 भर के कटवाना चाहिए, हैं नहीं है तो उसको जुड़वाना चाहिए। और अगर उसको नोटिस है तो उसको दस्तावेज क्या है तो प्रधान से लिखवाना है, हैं एक क्या नाम है सभासद से लिखवाना है, ऑटोमेटिकली उसको दस्तावेज तैयार हो जाएगा कहाँ निवासी यहाँ। और देहरादून अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच को लेकर अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता के आक्रोश के कारण ही सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। जब लोग सड़कों पर उतरे और कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को जोर शोर से उठाया, नहीं तो बीजेपी की सरकार इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश कर रही थी और उनके पूरे परिवार को डराने धमकाने की कोशिश भी हो रही थी। इस तरीके से जन आक्रोश के चलते इन्होंने वहां पर सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है। जब जनता सड़क पर उतरी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से उस बात को उठाया अंकिता भंडारी को, नहीं तो पूरी तरीके से भाजपा इसको दबा रही थी और उस परिवार को पूरी तरीके से दबाने का काम किया। कांग्रेस ने उठाया तब जाके और आम जनता ने उसका सहयोग किया, जिसके नाते सीबीआई की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा उत्तराखंड सरकार को। गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से कॉलेज में गाजियाबाद उद्यमिता मिशन यानी कि जैम लॉन्च किया गया है, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहल जो है गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन और जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है और विभिन्न संस्थानों के लगभग 4000 छात्रों के लिए परीक्षण भी आयोजित किए गए हैं। इसमें जीएमए के द्वारा, गाजियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे सीडीओ अभिनव गोपाल, इन लोगों ने मिलकर के लगभग 4000 बच्चों का टेस्ट लिया है अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। उसमें से 100 बच्चों को सेलेक्ट किया है, जिनको अब ये ट्रेनिंग देंगे स्टार्टअप्स के लिए और उन बच्चों को आगे बढ़ा दें ताकि वो आगे चल करके अपना कार्य शुरू कर सकें, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकें और 4 लोगों को अपने से यहाँ और नौकरी दे सकें। उनको सबल और सक्षम बनाने का पहला बहुत अच्छा प्रयास है। आज उसकी शुरुआत है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे सीडीओ और जिला उद्योग केंद्र के पूरे सहयोग में है। इसको पूरा एक इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे जिला प्रशासन के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण रूप से लिया गया और पूरा सहयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट से बड़ी खबर है, समाधान दिवस का आयोजन ये किया गया और रायपुरा थाना प्रभारी ने सुनी है फरियाद। आशुतोष तिवारी ने दिखाई है इस पर गंभीरता, प्राथमिकता के साथ निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, आशुतोष तिवारी जिन्होंने निर्देश इसको लेकर ये दिए हैं, ये बड़ी खबर, प्राथमिकता के साथ निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
समाधान दिवस का आयोजन ये किया गया, जहां पर तमाम जो शिकायतें आई हैं उसके समाधान भी किया गया। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक को चौंका दिया। आरोप है कि सालों से गरीब असहाय दलित समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। डरवाए धमकाए गए हैं, तो सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी नवाकांति सोसाइटी वाले वो कह रहे थे धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। वो 10 साल तक हो गए। ये कैसे पता चला कि ये धर्म परिवर्तन की बात आ गई? पहले कुछ पता था, कुछ बताया था? नहीं, पहले नहीं, कुछ नहीं लालच दी, वही लालच दे के पैसा देते रहे, उसी से हम लोग काम करते रहे। क्या करते थे वहाँ पे? आपके पति गाड़ी चलाते थे या क्या होता? सिक्योरिटी में, स्कूल में सिक्योरिटी करते थे। ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। अच्छा, कौन लोग थे ये? किस तरीके से कराया जाता था धर्म परिवर्तन? ये लोग आते थे हमारे यहाँ और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, पैसे देंगे ऐसे करके बोलते थे धर्म परिवर्तन के। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हम लोगों को झूठ खिलाफ आरोप लगाया जा रहा। कितना? देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले, उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही पीडीए का वोट काटने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए पीडीए का वोट काटने का काम यह किया जा रहा है। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। और उधर एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जमकर निशाना साधा है और कहा कि अखिलेश यादव को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा नहीं है। एसआईआर बीजेपी के सत्ता में आने से पहले से ही अस्तित्व में है और इसे देश में कई बार लागू किया जा चुका है। अखिलेश जी को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। ये एसआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के पहले भी हुआ है, देश में कई बार हुआ है। संसद से लेकर के सड़क तक ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जिसको सघन पुनरीक्षण कहते हैं,
वो भारत का चुनाव आयोग अपने समय समय पर 20 साल 21 साल के बाद करता रहता है, जिसमें कई लोगों का मृत्यु हो जाती है, कई लोग स्थान बदल लेते हैं, कई लोग नए वोटर बनते हैं। तो तमाम कारणों से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता रहता है। पहली बार नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं लाई है, लेकिन ये आया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है और उसके अनुरूप अपनी राजनीतिक व्यवस्था को, अपनी संवैधानिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम सभी उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि भारत का हर नागरिक, प्रदेश का हर नागरिक ही वो उस इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में होना चाहिए और सरकार कौन बनेगी, किसकी बनेगी, वो भारत का नागरिक सुनिश्चित करेगा, न कि अखिलेश जी द्वारा लाए जा रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे देश की और प्रदेश की सरकार बनाना निश्चित नहीं करेंगे। इसीलिए मैं एक बार फिर से आपके मार्फत जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप लोग अपना नाम मतदाता सूची में आ जाए, ये अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए। ग्रामीण रोजगार को लेकर मनरेगा की जगह केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए वीबीजी रामजी कानून को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है और ऐसे में कानपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष के सवालों पर करारा पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष लगातार फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहा है, जबकि सच तो यह है कि पहले 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब 125 दिन का काम की गारंटी है और लेकिन विपक्ष केवल झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में जो योजना थी, उसको संसद में देश की जनता को, कानपुर की जनता को, हमारे मजदूर भाइयों को, किसानों को अवगत कराने के लिए और जो विरोधी दल हैं उनके द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को अगर नहीं पता है तो बोलने से पहले उनको सीखना चाहिए। आज मोदी योगी सरकार में हर गरीबों को उसका हक मिल रहा है, अगर जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। दरअसल जब से अखिलेश यादव बिहार से हार कर आए हैं तब से वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम है। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा। इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है, 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग, कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है, गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो, हर घर नल से जल, इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर में पानी पाइपलाइन से जाए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के घर में भी जाएगा। अमीर आदमी के घर में बिजली जले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है, और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है। और वे अपने 1 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे सुभाषपा के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अब काम के 7 दिन के भीतर भुगतान की गारंटी है। 125 दिन का काम साल भर में
ये कर दिया जाना है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कुछ इस योजना से मिलने वाला है। साथ ही विपक्ष के आरोपों को लेकर राजभर ने कहा कि इस देश में कोई गांधी को भूल सकता है क्या? मनरेगा का नाम बदले जाने से देश से गांधी का नाम खत्म हो जाएगा। जो विकसित भारत बनाने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया है, देवेंद्र आगे उठा लो। उसी बात को लेकर जो देश में एक योजना चल रही थी मनरेगा, उसका नाम बदल करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, इसमें जी राम जी का उद्देश्य मनरेगा का नाम बदल करके अब जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। ये इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो, जो सपना प्रधानमंत्री जी का है। यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखता है और मनरेगा की पुरानी कमजोरियों को दूर करने के लिए तकनीक पर आधारित पारदर्शिता, मजबूत जवाबदेही और अस्थायी संसाधनों व दीर्घकालीन ग्रामीण उत्पादन पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करता है। और उधर स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा है कि कुछ विपक्षी नेता यह दावा कर रहे हैं कि मनरेगा योजना को बदल दिया गया है, जबकि सच तो यह है कि पहले मनरेगा 100 दिनों के जो काम है उसकी गारंटी देता था। अब जो नई योजना है यानी कि जी राम जी योजना के तहत इसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 125 दिन अब ये कर दिए गए हैं। आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए गति प्रदान करने के लिए मजदूरों को गांव में काम मिल जाए, इस नाते बीबीजी राम जी बनाया, जिसको कि विपक्ष वाले कभी कभी कहते हैं कि मनरेगा का बदलाव कर दिया गया है। तो मैं आपको आपके माध्यम तक से सबको जानकारी हो जाए, मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, जी राम जी में गारंटी हो गया 125 दिन। जब खेती में कटाई बुआई रुपाई होता है उस समय मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तब पता क्या लगा कि उस समय ही इनसे काम लेते थे। सरकार ने पीक टाइम को साल में 60 दिन, जिस समय बुआई जुताई बुनाई काम चले, उस समय इनको फ्री कर दिया। यानी उस समय उनको खुद के खेत के लिए चाहिए मैन पावर और दूसरा तमाम लोग को चाहिए मैन पावर। तो 60 दिन उनको छोड़ दिया गया है, पीक टाइम पर उन्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से 60 दिन 25 दिन 185 डेज इनके पास काम की गारंटी हो जा रही है। और वही मेरठ के कपसाड़ गांव में दलित युवती के अपहरण और उसकी मां की हत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जो भी आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। बड़ी घटना है और क्योंकि इसमें उसकी लड़की की माता की भी डेथ हो गई और जितनी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। और जिस प्रकार जो बात सामने आई है कि मतलब जो है कुछ लड़कों ने लड़की का अपहरण कर लिया और उनकी लड़की की मां की उसने बचाने की कोशिश की तो उसकी हत्या कर दी, ये बिल्कुल जघन्य अपराध है और पुलिस उसकी जांच कर रही है। लड़की बरामद बहुत जल्दी इसमें शायद हो गई है, हो जाएगी और कल भी उसमें सख्त कार्रवाई, उसमें जो भी मुलजिम सामने आए, जो तहरीर वादी पक्ष की तरफ से दी गई थी उसमें जो है मुकदमा कायम हुआ है और इसमें पुलिस जो है तत्परता से सख्त कार्रवाई, नजीरात्मक कार्रवाई इसमें करेगी।
और उधर अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहार की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि पहले भी धार्मिक स्थलों के पास जो मांस मदिरा और जो शराब की दुकानें होती थी उसकी परमिशन नहीं है। ऐसे में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले भी कहीं धार्मिक स्थलों पर मंदिरों के बगल में शराब की दुकान, मीट